बच्चों ये है थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलिसिस हो जाने के बाद फिर कंडक्शन हो गया, वो कोलरॉश लॉ वाला पार्ट, वो सेकंड पार्ट था। फिर थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, ठीक है। थर्ड पार्ट में मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमने कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं और ये दो वैरायटीज ऑफ रिडॉक्स में एक था नॉन स्पॉन्टेनियस और दूसरा था स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा याद करो, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस थे हम उन्हें करवाते थे, कैसे करवाते थे, हम उसे बैकअप देते थे बैटरी का और फिर ये रिएक्शंस होते थे। बैटरी का बैकअप दिया मतलब तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की और रिएक्शन हुआ कौन सा, रिडॉक्स वाला, मतलब कोई केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया, है ना। बैटरी से रिएक्शन हुआ, बैटरी से हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लीमेंट से हुआ और रिएक्शन हो रहा है मतलब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस एनर्जी इलेक्ट्रिकल वाज बीइंग कन्वर्टेड टू केमिकल इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये जो सेल में होता था हम कहते थे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और जो प्रोसेस है हम उसे कहते थे इलेक्ट्रोलिसिस। ये सब हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम स्पॉन्टेनियस फिनोमेना में। इसमें रिएक्शंस अपने आप होते हैं। कौन से रिएक्शंस, रिडॉक्स। रिडॉक्स में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीनिंग व्हेनेवर दीज रिएक्शंस विल हैपन देयर विल बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो लूज हो रहा है या गेन हो रहा है। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रिकल करंट या फिर चार्ज। मतलब रिएक्शन से हमको आउटपुट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू कि यहाँ केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस डिवाइस के अंदर ये सब होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गोल्वोनिक सेल या वोल्टैक सेल। और मैं उसका एक एग्जाम्पल आज पढ़ा रही हूँ विच इज कॉल्ड डैनियल सेल। तो डैनियल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज अ गोल्वोनिक सेल, इज अ वोल्टैक सेल, लेकिन सारे के सारे सेल्स को हम डैनियल सेल नहीं बोलेंगे। जितने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होंगे वो सब डैनियल सेल नहीं होंगे। ये वाला सेल जो मैं तुमको अभी पढ़ाने जा रही हूँ, दिस इज अ टाइप ऑफ द सेल कॉल्ड डैनियल सेल। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। और जो प्रोसेस होगा हमने उसको एक नाम दिया था इलेक्ट्रोजेनेसिस। इलेक्ट्रोजेनेसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मतलब ये जो तुमको डिवाइस दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। वी आर गोइंग टू गेट सम आउटपुट ऑफ सम इलेक्ट्रिकल करंट और हम उसे वोल्टेज में मेजर करेंगे। तुमको मैं बताती हूँ वो सारी बातें। लेट्स कम फर्स्ट टू द डैनियल सेल। डैनियल सेल का मैंने तुम्हारे सामने डायग्राम रखा हुआ है, जरा देखोगे लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। लेफ्ट वाले बीकर को मैंने नाम दिया LH सेल, मीनिंग लेफ्ट हाफ सेल। ओके, दिस इज लेफ्ट हाफ सेल, दिस इज राइट हाफ सेल। लेफ्ट और राइट का यहाँ बड़ा महत्व है बच्चों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि लेफ्ट साइड में कौन रहेगा, राइट साइड में कौन रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए ये चीज सही होगी, तुम अपने मन से आधे बच्चे इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दैट ऑल ऑफ यू शुड मेंटेन जो यहाँ पे तुमको दिया गया है, जिस तरह का तुमको अरेंजमेंट में बताऊंगी, सारे बच्चे वही अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे। इफ यू आर रेफरिंग टू एनी बुक, फॉरगेट दैट, ये इसके साथ चल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के आए और तुम्हारा डायग्राम पलटा हुआ रहा तो एवरीथिंग गोज वेस्ट। इसीलिए तुम इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करोगे जो मैं पढ़ा रही हूँ, दैट वुड बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू देन। लेफ्ट में हमेशा जो रहेगा वो कहलाएगा एनोड। अब ये याद कैसे रखना, L comes before R, L comes before R, A comes before C, एनोड इधर, कैथोड इधर। फिर हमको लगाना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, O comes before R, ऑक्सीडेशन इधर, रिडक्शन उधर। और वैसे भी तुमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में याद करो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये कैथोड टर्मिनल था, मैंने वहां पे भी तुमको जगह बोला था फिक्स करके रखना।
एनोड नेगेटिव टर्मिनल था, यहाँ कैटायन आते थे, यहाँ हमेशा रिडक्शन होता था। ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव था, यहाँ एनायन घूमते घूमते आते थे और यहाँ हमेशा ऑक्सीडेशन होता था। आई थिंक आई हैव गॉन वेरी फास्ट, बट देन वो तो तुम कर चुके हो, उसमें तो मेरे को फास्ट ही जाना चाहिए था। दैट वाज द सेटअप ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने यहाँ एनोड रखा था, वहाँ कैथोड रखा था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बातें यहाँ पर भी वही हैं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट पे एनोड, राइट पे कैथोड, उधर पे भी था। इधर हमेशा ऑक्सीडेशन, इधर हमेशा रिडक्शन, ये भी वैसा ही है। अब आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे। LMNOP, N पहले आता है, P बाद में आता है, मैं वैसे ही लिख रही हूं, दिस इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। और अब तुम यहां कंफ्यूज होंगे। इलेक्ट्रोलिटिक में तो पढ़ा ही कैथोड नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक में होता था नेगेटिव, तो मैंने कहा कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। वो मैंने किसके बारे में बताया था? वो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में बताया था बच्चों। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैड अ डिफरेंट नोटेशन in terms of sign, but electrochemical cell, meaning this Daniell cell, any electrochemical cell has a different charge or sign notations. ये नेगेटिव प्लेट होती है, ये पॉजिटिव प्लेट होती है। अब बच्चों ये क्या लॉजिक है? याद करो, यहाँ बैटरी थी, बैटरी का छोटा वाला जो टर्मिनल था हम उसे नेगेटिव कहते थे, और ये पूरा रॉड हो जाता था नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके जब इस रॉड पे अटैक करते थे तो ये रॉड पूरा नेगेटिव हो जाता था। तो उसकी तरफ कौन मूव करता था? कैटायन। कैटायन उसके पास गया तो इसका नाम पड़ गया कैथोड। तुम्हें मैंने बताया यहाँ रिडक्शन क्यों होता है, पर ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए और इसको नेगेटिव कर दिया, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव प्लेट बोला। और फिर क्योंकि ये, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए तुमको वो पॉजिटिव टर्मिनल बनाना पड़ा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था यहाँ पर नेगेटिव आयंस आ रहे थे, राइट। तो ये पूरा जो सेटअप है कि वहां कैथोड नेगेटिव था, एनोड पॉजिटिव है, वो क्यों है मैंने तुमको बता दिया। कैटायन जिधर आते हैं वो कैथोड, अब कैटायन जिधर आएंगे वो कैथोड तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वहीं से आते हैं, बैटरी से आते हैं, इसी के अंदर, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ क्या किस्सा है? यहाँ पर है एनोड, जिसको मैंने नेगेटिव कहा, मतलब मैंने देखो साइंस को उल्टा कर दिया। इस एनोड पर ये वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बॉर्न होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हियर। जहां पर इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं हम उसे कह देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज दिस इज वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो हम इसे नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे, और वहां इलेक्ट्रॉन्स जाके कंज्यूम हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। बच्चों फर्क है, हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये हर साल की मुझे तकलीफ है। मुझे पता है कि बच्चे बहुत ही मुझे फॉरवर्ड करके देख लोगे तुम ये सारा, है ना, और ये बीच का कुछ सुनोगे नहीं कि वही तो बातें बता रही है जो पहले बताई थी। सो मेनी ऑफ यू डू दैट टू मी राइट नाउ, है ना। अभी मैं बहुत एक्सप्लॉइटेड हूँ, मुझे पता है, तो तुम मुझे भगा भगा के देख लिए। एनी पॉइंट तुमने मिस कर दिया कि इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है? सब चीज़ें इंटैक्ट है, एनोड कैथोड अपनी जगह, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपनी जगह, तो लेफ्ट राइट भी ठीक ठाक है, यहाँ पर भी वही है। But then there is a difference in the sign notations. You can see negative positive है और इधर पे ये positive negative है। तो ये बच्चों ध्यान में रखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। L comes before R, A comes before C, O comes before R, N comes before P. Becomes very simple to understand. अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या है रे? वो लेके 12 सरदार का नाम है, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी। हाइड्रोजन तक मैंने लिख दिया, ऊपर में नॉन मेटल्स है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब भी है ना। आई विल कम टू द डिटेल्ड वन, डिटेल्ड सीरीज लेटर। लेकिन बच्चों कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऊपर है, ये तो तुम्हें पता ही है, और ये सारे मेटल्स नीचे हैं। अब ध्यान दो, लेफ्ट और राइट हाफ सेल्स में तुमने लिया एक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, तुमने फिर से लिया एक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। नाउ दिस इज अ जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब ये जिंक का बना हुआ रॉड था, ये कॉपर का बना हुआ रॉड है।
जो जिंक का रॉड है वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया, जो कॉपर का रॉड है वो कॉपर सल्फेट के अंदर डिप किया। ध्यान दो, उस सीरीज में जो नीचे है वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। हिंदी मराठी अंग्रेजी जिसमें लिखना है लिख लो। उस सीरीज में जो नीचे है वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। जो ऊपर है, कॉपर ऊपर है, जो ऊपर है वो हमेशा राइट में रहेगा। तो दिस इज व्हाट यू से कि तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जब यहाँ बैठाते हो किसी डायग्राम को, तो वहां जो जो एटम्स का प्लेसमेंट है वो इस हिसाब से चलेगा। नीचे वाला लेफ्ट में होगा, ऊपर वाला राइट में होगा। ऑब्वियसली नीचे वालों में ऑक्सीडेशन टेंडेंसी मैक्स है, ऊपर वालों में रिडक्शन टेंडेंसी मैक्स है। ऊपर कॉपर है, इधर रिडक्शन टेंडेंसी मैक्स है। तो तुमने यहाँ लिखा ऑक्सीडेशन, यहाँ लिखा रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी मैक्सिमम किसकी है? नीचे वालों की है। रिडक्शन टेंडेंसी मैक्सिमम किसकी है? ऊपर वालों की है। इस वजह से मैंने ये नीचे ऊपर लिख दिया। अब तुम उससे इसको मैच करते जाना। जब भी कोई दूसरा सेल आए, यू शुड नो वेयर टू प्लेस व्हाट। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको एक बोला सोडियम डिप्ड इन सोडियम क्लोराइड, सुना? सोडियम डिप्ड इन सोडियम क्लोराइड, एक सेल बना लिया। फिर मैंने तुमको दूसरा बोला जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट। आई होप यू गॉट दिस क्लियर। सोडियम का रॉड को डिप करवा दिया NaCl में, जिंक के रॉड को डिप करवा दिया जिंक सल्फेट में। और फिर मैं तुमको बोलूंगी बनाओ रे इसका सेल। मैं ये नहीं बोलूंगी इसका डैनियल सेल बनाओ, क्योंकि डैनियल सेल तो सिर्फ जिंक और कॉपर का बनता है। तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगी, इस कपल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ। समझी बात? इस कपल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब तुम बनाने जाओगे इधर पर, तो ये है सोडियम डिप्ड इन सोडियम क्लोराइड, दिस इज जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट, एंड देन लेफ्ट में रहेगा सोडियम क्योंकि वो नीचे है, राइट में रहेगा जिंक वाला हाफ सेल क्योंकि वो ऊपर है। मतलब क्या कि जिंक हमेशा लेफ्ट में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करता है तुमने कौन से दो एलिमेंट्स को उठा के कपल अप किया हुआ है। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। बच्चों एक ले लोगे क्रोमियम, एक ले लोगे कैल्शियम। क्रोमियम किसी सोल्यूशन में होगा, क्रोमियम के सल्फेट में होगा, कैल्शियम उसके क्लोराइड के सोल्यूशन में होगा, है ना? तो तुमको इनके रॉड्स को डिप करना है इनके सोल्यूशन में, और फिर मैं तुमको कहूंगी कि चलो बनाओ इसका क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गॉल्वानिक सेल या फिर वोल्टैइक सेल। इसका डैनियल सेल नहीं बनेगा। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट क्लियर। डैनियल सेल में हमेशा जिंक कॉपर का कपल आएगा। तो बच्चों क्रोमियम और कैल्शियम का कपल बनाओगे तो फिर से तुम चेक आउट करोगे कौन नीचे कौन ऊपर। ठीक है, नीचे कैल्शियम है, ये नीचे है, तो ये आना चाहिए इधर। दिस विल बिलोंग टू द लेफ्ट हैंड, मतलब ये अपनी जगह को, जागीर को फिक्स करके रखेगा कि लेफ्ट साइड पूरा मेरा, क्रोमियम का पूरा राइट साइड, क्योंकि वो ऊपर है। तो इस तरफ बनाओगे कैल्शियम, इस तरफ बनाओगे क्रोमियम। लेकिन अगर मैंने तुमको कहा कि चलो बेरियम और कैल्शियम का कपल बनाओ, तो फिर तो तुम देखो कौन नीचे है, अब बेरियम नीचे है, तो बेरियम आ जाएगा लेफ्ट में, राइट में आ जाएगा कैल्शियम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये तुमको आगे काम में आने वाला है कि लेफ्ट में किसको रखना है, राइट में किसको रखना है। अगर लेफ्ट राइट क्लियर ना हुआ तो एनोड कैथोड क्लियर नहीं होगा। एनोड कैथोड पे बेस्ड है सारे कैलकुलेशंस। सो व्हेन यू आर डूइंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मेक वेरी श्योर कि लेफ्ट और राइट में क्या क्या तुमने प्लेस किया है। चलो अब आते हैं कोर डैनियल सेल पर। इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये 11th स्टैंडर्ड में भी था तुमको, लेकिन 12th में बहुत डिटेल में है। तुम अंग्रेज लोगों को हिंदी आती कि नहीं पता नहीं। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ओके। यू लुक एट द सेटअप। मैंने देखो यहाँ कनेक्शन लूज छोड़ा है, यहाँ क्या लगाना। मैं हमेशा पूछती हूँ 12th स्टैंडर्ड में बच्चों को, सारे बच्चे बैठे रहते हैं और मैं पूछती हूँ यहाँ क्या लगाना। आवाज आती है बैटरी लगाना। अरे क्या रे गधों, बैटरी नहीं लगाना ना, ये खुद एक बैटरी है। बैटरी कहाँ लगती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लगती है। यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी है। ये चीज तो खुद इलेक्ट्रॉन आउटपुट हमको देने वाला है। इट्स गोइंग टू कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से हमको इलेक्ट्रिकल बेनिफिट मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलने वाला है। मतलब हमको यहाँ से वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन, चार्ज, जो तुम बोलते हो फिजिक्स की भाषा में वो बोलो, वो हमको मिलने वाला है। इट्स गोइंग टू गिव यू एन आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे एक डिवाइस लगाना है जो मुझे बताए कि हाँ यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब आई वांट टू पुट एन इंडिकेटर देयर।
तो एक डिवाइस लगा, अगर वो करंट मेजरिंग डिवाइस है तो उसको कहेंगे एमीटर, अगर वो और क्या मेजर करते हैं, हाँ, अगर वो वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस है तो उसे कहेंगे वोल्टमीटर, अगर वो कूलम मेजर करने वाला डिवाइस है तो उसे कहेंगे कूलोमीटर, राइट। तो ये 3 तरह के डिवाइसेस में से तुम कोई भी यहाँ फिट करो, इट्स गोइंग टू गिव यू एन इंडिकेशन कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है, ये सेल काम कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू पुट एमीटर, या फिर तुम यहाँ पे डाल सकते हो वोल्ट मीटर। आई हैव टोल्ड यू कि तुम क्या क्या यहाँ डाल सकते हो। दिस इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। और एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम। बच्चियों, मुझे पता है तुम अच्छे कलरफुल पेन्स यूज करके लड़कियां डायग्राम्स बनाती हैं, है ना, उनको अच्छा लगता है चीज़ों को डेकोरेट करना। सो आई एक्सपेक्ट कि तुम यहाँ पे भी मस्त डेकोरेशन करोगे, पढ़ने में मजा आता है फिर। एंड लड़के तुम बनाओ जैसे तुमको बनाना है, बदसूरत सा एनी हाउ, तुमको समझ में आना चाहिए। फाइनली यू आर गोइंग टू रीड इट, तो खुद को समझे वैसा कुछ बना लेना, है ना। लेट्स टॉक अबाउट, ये हो गया बच्चों कंस्ट्रक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग नाउ। वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। बहुत कुछ है इस सेल में बताने के लिए, मेरे पास जगह इतनी है, मैं बार बार इसको ही रब करती जाऊंगी एंड आई विल बी टेलिंग यू। ये सब तुम कॉपी कर लो, उसके बाद में इधर आ जाऊंगी। ओके, वर्किंग ऑफ डैनियल सेल में सबसे पहले आते हैं लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे। देखो जिंक का रॉड डिप्ड है जिंक सल्फेट में, कॉपर का रॉड डिप्ड है कॉपर सल्फेट में। लेट्स टॉक अबाउट जिंक इन जिंक सल्फेट। जिंक इज अ मेटल। मेटल को दिखाई देता है कि मैं किसी के सोल्यूशन में हूं, मैं वाटर में हूं, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। मेटल वुड लाइक टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। और वैसे भी जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो, इसको देखो, जिंक नीचे है, हाइड्रोजन के काफी नीचे है, मतलब जिंक लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन विच मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर ऊपर है, वहां रिडक्शन टेंडेंसी अच्छी है, मतलब वहां वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखेगा, टेंडेंसी रखेगा। एट लेफ्ट हाफ सेल जिंक रॉड जो सॉलिड है, जिंक रॉड जो सॉलिड है वो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, क्योंकि वो पानी वाला सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो वहां वो बना लेता है जिंक 2+ और ये चला गया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और साथ में बने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है बच्चों जिंक सॉलिड, ये ठीक है। और जैसे ही उसने बनाया Zn2+, तो रॉड उसको एंटरटेन नहीं करता। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि जिंक आयन हैज टू मूव इनसाइड द सॉल्यूशन। जिंक के आयंस को रॉड पर जगह नहीं मिलती है, इस रॉड के ऊपर जिंक के आयंस को जगह नहीं मिलेगी, वो चले जाएंगे सॉल्यूशन में। एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग आउट, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करके चले जाते हैं दूसरी तरफ। फिर हम बात करते हैं राइट हैंड सेल में क्या होगा। राइट हाफ सेल में Cu2+, क्योंकि कॉपर तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अगर मैं कहूं कि कॉपर का रॉड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो कॉपर का रॉड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो बनाएगा Cu2-, जो कि ऐसा कर नहीं सकता कॉपर, बिकॉज कॉपर इज अ मेटल, और मेटल कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं जा सकता। मेटल विल ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। Na इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया Cu2+, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया Zn2+, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया Li+। इट गोज लाइक दैट। तो फिर बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आए हैं, और आए हैं तो किसी ना किसी को गेन करना पड़ेगा। तो गेन कौन करेगा, ये कॉपर के आयंस हैं बच्चों अंदर, तो Cu2+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो SO4 2- है, वो ऑलरेडी माइनस है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन करेगा। तो सोल्यूशन में 2 एंटाइटीज है, Cu2+ है, SO4 2- है। Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो तुम मुझे बोलोगे पानी भी तो है, तो H+ भी तो है। अरे लेकिन H+ से ज्यादा टेंडेंसी तो Cu2+ की है ना टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ऊपर है। तो Cu2+ will gain 2 electrons to form Cu solid। यहाँ क्या हुआ है बच्चों,
ये थे कॉपर के आयंस, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके आए वो इधर खत्म हो गए, कंज्यूम हो गए, इसीलिए कहा प्लस। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय Cu2 प्लस which was in the aqueous solution, 2 electrons have come from the external circuit, ये वायर से यहाँ पे आए हैं अंदर, और फिर ये जो कॉपर बना है ये सॉलिड बन के यहाँ डिपॉजिट हो गया। तो बच्चों ये दो रिएक्शंस चले, एक तो जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज करना, जिंक आयन बना के सोल्यूशन में आ जाना, एक ये रिएक्शन चला। जो राइट हैंड या राइट हाफ सेल में रिएक्शन चला वो क्या है, कॉपर 2 प्लस विल गेन दोस 2 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से फेंके गए इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आके रिसीव हो जाते हैं, और ये कॉपर का सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड में, राइट। यू विल फाइंड डिपॉजिशन ऑफ कॉपर हियर। अगर मैं बात करूं नेट रिएक्शन की, तो मुझे इन दो को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्पनसेट्स विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गए, बचा क्या, नेट रिएक्शन में बचा जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous gives zinc 2 plus aqueous प्लस Cu solid, ये दोनों मिलके ये दोनों बना रहे हैं, मतलब जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन दिख रहा है। अगर तुम शॉर्ट में कहो तो ये 0 से +2 चला गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये +2 से 0 चला गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। तो ये बात हुई बच्चों नेट रिएक्शन की, इन दोनों रिएक्शंस का आउटकम था कि यहाँ पे ये सारी बातें हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, तुमको क्या क्या दिखाई दिया सॉल्यूशन के अंदर होते हुए, ऑब्जर्वेशंस क्या थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ बच्चों, the observations are ये जिंक का रॉड धीरे धीरे वेट में कम होता चला जाएगा। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जिंक रॉड लूजेस वेट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सॉल्यूशन के अंदर आ जाओ, दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन सोचो, जिंक आयंस का नंबर बढ़ चुका है ना, जिंक आयन का नंबर बढ़ चुका है। पहले सीन क्या था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, जितने जिंक के आयंस थे उतने सल्फेट के आयंस थे, देयर वाज एन इलेक्ट्रिकल बैलेंस, जितने जिंक के आयन उतने सल्फेट के आयन, +2 -2 बैलेंस्ड है। अब रॉड में से जिंक आयन आते जा रहे हैं, मतलब प्लस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब बच्चों जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। यू गेट दिस पॉइंट क्लियर, ये चीज बढ़ रही है, जो अच्छी बात नहीं है। कोई भी सोल्यूशन को अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पसंद है। इनफैक्ट नेचर में किसी भी चीज को प्लस माइनस का बैलेंस पसंद है, जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे लोग हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, मीनिंग प्लस माइनस का इलेक्ट्रिकल बैलेंस, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए एक दूसरे को, इट शुड हैव कॉम्पेंसेशन। ये सही बात नहीं हुई, जिंक आयन का नंबर को बढ़ना ये सेल के लिए अच्छी बात नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑब्जर्वेशन। इधर यहाँ पे जो कॉपर का रॉड है इट स्टार्ट्स गेनिंग वेट, कॉपर रॉड या कॉपर इलेक्ट्रोड गेन्स वेट। एंड द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिसेबल ऑब्जर्वेशन जो दिखाई देती है बात, वो ये है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कलर था ब्लू, जिसकी वजह थी कॉपर के आयंस। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू कॉपर 2 प्लस आयंस। और धीरे धीरे कॉपर 2 प्लस खत्म होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये खत्म होते चले जाएंगे वैसे वैसे कलर फेड होता चला जाएगा। तो इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाला जो बीकर है, इन द राइट हाफ सेल कलर जो ब्लू कलर है that fades as Cu2 plus concentration decreases। मतलब यहां पर भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे अटैक हुआ है, इसकी न्यूट्रलिटी कैसे खराब हो गई, जिंक 2 प्लस बढ़ गया, तो प्लस वाला जो नंबर था वो बढ़ गया। यहाँ न्यूट्रलिटी कैसे खराब हुई, यहाँ पे 2 प्लस कम होते जा रहे हैं ना, देखो हर बार Cu2 प्लस खत्म हो रहा है, प्लस प्लस कम हो रहा है, प्लस कम हो रहा है, यहाँ प्लस ज्यादा हो रहा है, इधर पे भी न्यूट्रलिटी को खतरा है, यहाँ पे भी वही बात है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज बीइंग डिस्टर्ब। हमको इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा बच्चों,
नहीं तो क्या होगा, पहले वो समझते हैं। वी हैव टू टेक सम एक्शन, अदरवाइज द सेल विल फील डेंजर एंड इट विल स्टॉप वर्किंग। तो मैंने अभी तक तुमको क्या क्या कराया डैनियल सेल में? सबसे पहली बात उसका कंस्ट्रक्शन, दूसरी बात उसके ये पूरे रिएक्शंस मतलब उसकी वर्किंग, फिर जो इसके ऑब्जर्वेशन है उसमें से समझ में आया खतरा आ चुका है, द न्यूट्रलिटी इज एट स्टेक, द न्यूट्रलिटी इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो मुझे अब उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक चीज डालनी पड़ेगी जो दिख तो रही है लेकिन हमने अभी तक उसको समझा नहीं, वो है ये सॉल्ट ब्रिज। इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में समझते हैं अभी। इट्स अ U-ट्यूब, जैसे तुमको दिखाई दे रहा है, इट्स अ U-ट्यूब which is open at the two ends। मैंने ऐसे बनाया इसको, ये डिवाइस है, ये ऐसे बनाया बच्चों, ठीक है। ये ओपन था, ऐसा रखा। पहले समझते हैं उसके अंदर क्या है, फिर समझेंगे ये न्यूट्रलिटी के लिए कैसे फायदेमंद है। आई विल टेक अ U-ट्यूब और इसको ऐसा रखना, पहले उसके एंड से वो ऊपर रखना, फिर लेना KCl सोल्यूशन या KNO3 सोल्यूशन या फिर अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। तो मुझे ये तीन तुमसे याद करा के चाहिए, ये तीन इलेक्ट्रोलाइट KCl है, KNO3 है एंड अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं। ये तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लेना, जैसे मैंने KCl लिया और इसको डाल दिया पानी के अंदर, तो बन गया क्या, KCl का सोल्यूशन, K प्लस Cl माइनस अलग अलग हो गए, ये बन गया सोल्यूशन, ठीक। तो सपोज ये बीकर में लिया, सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर मैंने डाला एक स्टार्च के जैसा एक पाउडर आता है, एक केमिकल आता है कॉल्ड अगार अगार। अगार अगार कैसे रहता है मालूम है क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मीज, अभी तो लॉकडाउन में तुम्हारे यहाँ बहुत खाने बन रहे होंगे, एक बार जरा मम्मी को बोलना जेली बनाएंगे, ओके। तो इट्स अ पाउडर, राइट। पाउडर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो मस्त वो जो जेली का कलर है, ब्रिलियंट कलर वो आ जाता है। जैसे कि तुमने रेड क्रिस्टल्स डाले, जेली का पाउडर लेकर आना, वो क्रिस्टल्स पानी में डालना, तो वैसा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हीट करना उसको, हीट करने के बाद उसको कूल करना, तो वो जेली सेट हो जाएगी। बस एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो क्या लेना, स्टार्टिंग में अगार अगार पाउडर लेना, पानी में डालना, हीट करना, हीट करोगे तो वो लिक्विड लिक्विड दिखेगा, और कूल करेंगे ठंडा हो जाएगा तो वो सेट हो जाएगा जेली के समान। तो बस क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में देखो, मैंने लिया अगार अगार, उसको डाला पानी में और उसे हीट कर लिया। जब ये हॉट रहेगा तभी वो KCl इसमें मिला देना है, तो ये 1 और ये 2 इसका मिक्सचर हो जाना चाहिए। जब वो हॉट रहेगा ये, तभी उसमें KCl मिला देना, और जैसे ही KCl तुमने मिलाया, अभी भी वो हॉट है, उसकी फ्लोइंग टेंडेंसी अच्छी है, अभी वो पोर हो जाएगा, इसके अंदर वो चला जाएगा। लेकिन ठंडा करने के बाद जेली बना के मत ठूसना उसके अंदर, तब वो नहीं जाएगा, अभी डालना है, ठीक है। तो जब वो थोड़ा लिक्विड है, उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी है, इसके अंदर डाल दिया तो वो अभी भी लिक्विड है, इट विल कम एंड सेटल लाइक दिस, दोनों लिम्स में वो बराबर आके सेट हो जाएगा, और तुमने उसको वहीं छोड़ देना। अब वो जैसे जैसे ठंडा होगा, वो कूल होगा, वैसे वैसे वो अंदर जेली टाइप सेट हो गया, ठीक। फिर इसको मैंने प्लग कर दिया कॉटन से, है ना, वहां पे कॉटन डाल के रख दिया। अब इसको मैंने किया उल्टा, जब उल्टा किया तो इसका कोई कंटेंट बाहर नहीं गिरेगा। नहीं तो तुम KCl का पानी बना के इसके अंदर डालो और फिर आके यहाँ पे उल्टा मारो, तो सारा का सारा नीचे, है ना। KCl इज नॉट गोइंग टू रिमेन इन द U-ट्यूब, वो तो पूरा नीचे आ जाएगा। मुझे KCl को अंदर टिकाना भी है, जब जरूरत है निकालना भी है, अंदर टिकाना भी है, जब जरूरत है तब निकालना भी है। इसीलिए मुझे यूज करना पड़ा अगार अगार सोल्यूशन, ओके। तो मैंने बच्चों बता दिया इसका पूरा सेटअप। इसको उठाओ और यहाँ पे उल्टा मार दो, ठीक। उल्टा डाला, क्या क्या है यहाँ पे, इसके अंदर अगार अगार का कोई काम नहीं, सिर्फ वो जेली बनाने के लिए काम था। ये डाला K प्लस है, Cl माइनस है, ठीक। 2 आयन्स है, एक K प्लस एक Cl माइनस, या वो हो सकते थे KNO3 या वो हो सकते थे अमोनियम नाइट्रेट। ना जैसे ही तुमने सॉल्ट ब्रिज यहाँ डाल दिया, तुम्हारी न्यूट्रलिटी की चिंता खत्म हो जानी चाहिए। क्यों खत्म हो जानी चाहिए? यहाँ बच्चों किसका नंबर बढ़ा? कम ऑन, वेरी क्विक, यू शुड बी
यू शुड बी आंसरिंग योरसेल्फ। यहाँ जिंक आयन का नंबर बढ़ा, प्लस फैक्टर बढ़ा, ये प्लस फैक्टर के बढ़ जाने से ये जो माइनस है वो ट्रैवल करेगा इधर, ये नेगेटिव आयन Cl माइनस इधर ट्रैवल करेगा और आके इसके पूरे न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर देगा। खत्म काम, बैलेंस हो गया। राइट साइड में क्या हुआ, कॉपर का नंबर गिर रहा था, ये देखो Cu2 प्लस का नंबर कम हो रहा था। नंबर कम होगा तो प्लस कंटेंट कम होगा, तो यहां से K प्लस आएगा, प्लस प्लस आएगा, मीनिंग K प्लस अंदर आके इसको बैलेंस कर देगा। अब तुम कहोगे कि वो तो जेली के अंदर ट्रैप था ना, वो कैसे आएगा? जेली के अंदर ट्रैप है लेकिन उसका मूवमेंट हो सकता है। तुमने कंडक्शन पढ़ा है, कंडक्शन होगा और उसी तरफ आयंस आएंगे जहां उनकी कमी है। यहाँ नेगेटिव चार्ज की कमी है तो Cl माइनस यहाँ ट्रैवल करेंगे, यहाँ प्लस चार्ज की कमी है तो K प्लस यहाँ ट्रैवल करेंगे और दोनों तरफ इतने इतने आयंस आ जाएंगे कि उनके बैलेंसिंग को, न्यूट्रलिटी को खतरा ना हो। So now everything becomes fine, the cell is very happy and it has started working. तो मतलब अगर ये ना किया होता हमने, सोचो ये ना डाला होता तो क्या होता? In the absence of salt bridge क्या होता? खूब सारे जिंक आयंस इकट्ठे हो जाते और प्लस प्लस इस बीकर में इतना ज्यादा हो जाता कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं ये प्लस आयंस उनको बोलते अरे रुको, मुझे बैलेंस करो, क्योंकि हम तो पूरे सोल्यूशन में प्लस प्लस है। तो वो इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ रोक लेते थे, इसी इलेक्ट्रॉन को रोक लेते थे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ही न जाने देते थे। समझ आ रही बात? तो प्लस का बढ़ जाना बहुत खतरा था क्योंकि सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग नाउ। प्लस ने इस इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा तो डिफ्लेक्शन नहीं आया, डिफ्लेक्शन नहीं आया तो खराब हो गया, पूरे सेल में वर्किंग खत्म हो गई। We are not getting any output, we are not getting any electrical advantage. मतलब मुझे यहाँ बच्चों Cl माइनस को लाना बड़ा कंपलसरी था। Cl माइनस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे कि चलो झंझट छूटी, हमको अब बाहर जाना अलाउड है। So now Cl minus comes for the rescue, K plus comes for the rescue. I hope you have followed the functioning of salt bridge here. तो फटाफट से फिर से देखो सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या हुआ। सॉल्ट ब्रिज में तुमने लिया था 1 2 3 में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, फिर तुमने लिया अगार अगार क्योंकि वो जेली टाइप सेट हो जाता है, फिर तुमने उसको पोर कर दिया यूट्यूब को, फिर तुमने ठंडा हो जाने के बाद यहाँ उल्टा कर दिया। इस तरफ आएगा Cl माइनस, उस तरफ जाएगा K प्लस एंड द beakers both of them have come to terms now with a good balanced and a neutral solution और सब कुछ सही हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज में ये 3 इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज हुए, ये पहला क्वेश्चन। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों यूज हुए, मैं तुमको इसका आंसर दे रही हूँ। सब 1 मार्कर्स है बच्चों। व्हाई ओनली दीज 3 इलेक्ट्रोलाइट्स? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के भागने की स्पीड एक जैसी है। जितने स्पीड से K प्लस भागता है उतनी स्पीड से Cl माइनस भी भागता है, जितने स्पीड से K प्लस भागता है उतनी स्पीड से नाइट्रेट आयन भागता है। मीनिंग देयर मोबिलिटीज, अंग्रेजी में मोबिलिटी बोलते हैं उसको, द स्पीड्स और द मोबिलिटीज आर सेम। तो क्या स्पीड सेम ना हो तो फिर खतरा है क्या? है ना। अगर Cl माइनस यहाँ आके इसको न्यूट्रल कर गया और दूसरा पॉजिटिव आयन लेट से बहुत भारी है तो उसको चलने में टाइम लगा, तो पॉजिटिव आयन को यहाँ आने में, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में टाइम लग गया, तो दोनों तरफ के सॉल्यूशन एक साथ बैलेंस नहीं हुए। समझती है बात? हमको चाहिए दोनों सॉल्यूशंस एक साथ बैलेंस हो, एक टाइम में बैलेंस हो, तो फिर नेचुरली मुझे पॉजिटिव नेगेटिव आयन का चॉइस ऐसा रखना पड़ेगा जिनके स्पीड्स मूवमेंट्स सेम हो, मतलब कि रेट ऑफ जो बोलते हैं ना मूविंग, दैट विल बी द सेम। तो इन दोनों की मोबिलिटी सेम, K प्लस नाइट्रेट की मोबिलिटी सेम, अमोनियम और नाइट्रेट की मोबिलिटी सेम। सो वी आर चूजिंग दोज electrolytes chosen in the salt bridge must be such that plus and minus have same mobilities. तो काफी बार आता है why KCl can be used as an electrolyte in salt bridge, क्योंकि यहाँ पे उनकी सेम मोबिलिटी होगी, सेम विद द 3 इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल, यही रीजन होगा उनका भी। फिर एक और मैंने तुमको बताया था ना क्वेश्चन, हाँ, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। मैं ये ऑब्जर्वेशंस मिटा रही हूँ। सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन तो अब तुमको मालूम ही है,
कि वो दोनों सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of both half cells, left as well as the right half cell। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया। दूसरा काम इसने क्या किया, देखो दो रॉड्स को कनेक्ट करने के लिए तो वायर है, लेकिन दो सोल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। मतलब दो सोल्यूशन के बीच में भी रिश्ता रहना चाहिए ना, उनको पता होना चाहिए कि हमारा आपस में रिएक्शन चल रहा है, यहाँ से कुछ वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो दो सोल्यूशंस को ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है, मीनिंग इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स। तो ये हो गया बच्चों फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। लेट्स क्विकली रिवाइज कि हमने क्या क्या किया डैनियल सेल में। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, फिर हमने किया उसका वर्किंग, बोले तो रिएक्शन, फिर मैंने तुमको लिख के दिया था नेट सेल रिएक्शन, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेट सेल रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक ऑक्सीडाइजेस टू Zn2+, Cu2+, रिड्यूसेस टू Cu। फिर हमने बच्चों लिखे थे इसके ऑब्जर्वेशंस 4। जिंक आयन का नंबर का बढ़ना, जिंक रॉड के वेट का कम होता जाना, कॉपर के रॉड के वेट का बढ़ते चले जाना, कॉपर आयन का नंबर कम होते चले जाना, इसीलिए कलर जो है वो फेड होता चला गया। तो दीज वर द 4 ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे जिंक आयन का नंबर बढ़ा, कॉपर आयन का नंबर बढ़ा, खतरा बढ़ गया, मीनिंग इट्स अ डेंजर, सेल विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज प्लस का नंबर बढ़ना इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा। अब बाहर नहीं जाने देगा तो सेल विल स्टॉप वर्किंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल फ्लो हैज स्टॉप्ड। इसीलिए फिर हमने यूज किया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के सारे फीचर्स तुमको मैंने बताए, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज बताया, फाइनली वही इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज करते हैं वो मैंने तुमको बताया। बस एक चीज बच गई लास्ट, एंड दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। इसी सेल को बार बार क्वेश्चन पूछते समय मैं तुमको बार बार क्या डायग्राम बना के दूंगी, मेरा काम बढ़ेगा ना। Whenever I want to ask you some question about a Daniell cell कि ये जिंक है, ये कॉपर है, या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो मुझे हर बार तुम्हें सेल को ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, एंड दैट विल बी टीडियस फॉर मी। कभी तुमको आंसर करना है तो वो तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, सेल डायग्राम बनाना। तो एक सेल रिप्रेजेंटेशन होता है जो इस पूरे डायग्राम को एक स्टेटमेंट में बता देता है, और वो क्या है, सबसे पहले लिखो लेफ्ट हैंड सेल के बारे में। लेफ्ट हैंड सेल में रॉड कौन सा है, जिंक। फिर लिखो सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर लिखो सोल्यूशन में क्या है, Zn2+ है। फिर लिखो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो यूजुअली हम 1 मोलार यूज करते हैं। 1 मोलार विल बी द स्टैंडर्ड सोल्यूशन हियर जो हम यूज करेंगे। फिर लिखो डबल वर्टिकल लाइन, और ये डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। स्टेट बोर्ड नहीं है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये है सॉल्ट ब्रिज। फिर तुम आ जाओ राइट हाफ सेल में। राइट हाफ सेल में बच्चों पहले लिखना है सोल्यूशन में कौन, Cu2+, कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे 1 मोलार, फिर लिखेंगे सिंगल वर्टिकल लाइन, और फिर फाइनली लिखेंगे इलेक्ट्रोड विच इज मेड अप ऑफ कॉपर। टर्मिनल में इलेक्ट्रोड लिखने हैं, इधर सोल्यूशन लिखने हैं, बीच में लगाना सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, जिंक रॉड एनोड, ये क्या है, सोल्यूशन, ये है कैथोड का सोल्यूशन, और ये रॉड खुद कैथोड है। तो दिस बिकम्स योर सेल रिप्रेजेंटेशन। ये लेफ्ट हाफ सेल के बारे में रिप्रेजेंटेशन था, इधर राइट हाफ सेल के बारे में रिप्रेजेंटेशन था। दिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट नॉट चेंज। होशियारी नहीं करना, कॉपर को इधर लिख दिया, जिंक को उधर लिख दिया, बात तो वही हो गई, तुम्हारे लिए वो होगी, हमारे लिए नहीं। हम चेक करते समय यही सेल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करते हैं, वी वांट दिस ओनली। हाँ तो बच्चों ये हो गया कंप्लीट डैनियल सेल के बारे में। वी विल टॉक अबाउट मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, वोल्टैक सेल्स, बहुत सारे सेल्स मैं तुमको पढ़ाऊंगी इसमें, और अच्छा टॉपिक है ये। चैप्टर इज बिग, आई नो, खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ते जाओ बच्चों, मैं थोड़े ज़्यादा वीडियोज़ अब तुमको भेजूंगी, ठीक है। चलो हैप्पी लर्निंग, पढ़ो अब।